चलिए, कोशिका सिद्धांत कल बताए थे कि दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था एमजे स्लाइडेन ना जी हैं, और एक का नाम था स्वान, टी स्वान। इन दोनों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत दिया था और इनके अनुसार क्या कहा गया था कि जीव जंतु और पेड़ पौधों का शरीर किससे बना हुआ होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है या कोशिका का उत्पाद होता है। लेकिन नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है ये बताने में क्या रहे थे? असफल रहे थे ना। और बाद में इस बात को किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चाउ 1855 में ना। और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक नए कोशिका का निर्माण जो होता है वो पुराने कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, तो बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे इनके लिए। कोशिका सिद्धांत लिखिए, डेफिनेशन लिखिए कोशिका सिद्धांत के, जल्दी चाहे मैया उठा देना रे, देखो लिखिए। स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार ना, ये लिखना है भाई। स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का निर्माण, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का निर्माण, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है। स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है या कोशिकाओं के द्वारा होता है या ये कोशिका के उत्पाद हैं, या ये कोशिका के उत्पाद हैं। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है या ये कोशिका के उत्पाद हैं। हाँ, पैरा चेंज करके लिखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ सेल, उत्पाद लिखिए। परंतु नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है? परंतु नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है इसे बताने में असफल रहे। परंतु नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है इसे बताने में असफल रहे। नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है इसे बताने में असफल रहे। लिख लिए? चलिए लाइन चेंज करके लिखिएगा, पूरा लाइन चेंज करके। सन 1855 ईस्वी में, सन 1855 ईस्वी में, आज सब का गिर जाएगा, रुडोल्फ विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने रुडोल्फ विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक नए कोशिका का निर्माण पुरातन कोशिकाओं द्वारा होता है। पुरातन माने पुराना। प्रत्येक नए कोशिका का निर्माण पुरातन कोशिकाओं द्वारा होता है। पुरातन कोशिकाओं द्वारा होता है। और वहीं पर इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये ग्रीक भाषा में है। इसका मतलब यही है कि प्रत्येक नए कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? पुरातन कोशिकाओं द्वारा होता है। हाँ, वहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसको, लोमी ओमनी सेलुला ई सेलुला।
हो गया। चलिए यहाँ लिए कोशिका के आकार, कोशिका के आकार एवं आकृति, कोशिका के आकार एवं आकृति। उधर से आवाज़ आ जा रहा है ना हो। कोशिका के आकार एवं आकृति, ठीक है। और बढ़ाएं थोड़ा सा, फिर बहरी का ना सुन लेगा जो पैसा नहीं दे रहा है। कोशिका के आकार एवं आकृति, देखिए इधर पहला है सबसे बड़ी कोशिका। अरे सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, पढ़े हैं आप लोग। और सबसे लंबी भी कहते हैं इसको ना, कहते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ये सब तो आप लोग बचपन से पढ़े हैं, 8 क्लास में ही पढ़े हैं, ठीक है ना। इसका कितना तक लंबाई जाता है? 1 मीटर तक, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा था सबसे बड़ी पादप कोशिका, कौन है? हाँ बिल्कुल, रैमी तंतु है, फाइबर ऑफ रैमी, 55 सेंटीमीटर ना। इसके अलावा सबसे बड़ी एकल कोशिका, अकेला, सबसे बड़ी एकल कोशिका, और सबसे बड़ी एकल कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग ऊपर भी दो कैसन का होता भकुलिया। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। इसका डायमीटर होता है, डायमीटर समझते हैं ना जी, व्यास 18 सेंटीमीटर। 4 नंबर। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका, कौन होता है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ है 0.1 से लेकर के 0.3 या 3 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6, पढ़े होंगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो, पढ़ा है ना, बोला सर 10⁻⁶। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट है सबसे बड़ी मानव कोशिका, बताइएगा आप लोग। ये होता है अंडाणु, ठीक। नेक्स्ट होता है सबसे छोटी मानव कोशिका, मानव कोशिका कौन? हाँ ये हो जाएगा शुक्राणु। फिर कौन इसे बोल रहा है हो, केकरा काल मर रही हो? हमको उससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप 10 गो हैं या 50 गो हैं, हम आपके ऊपर मर्सी दिखाएं, बिल्कुल नहीं। आप 150 रहिएगा तब वो हमरा उतने पैसा मिलेगा, 10 गो रहिएगा तब वो हमरा उतने मिलेगा। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप क्लास में रह करके और वो करें क्या, हाँ मजाक बतियाइए। मैनेजमेंट हम नहीं हैं, मैनेजमेंट से बाहर की चीज़ें हैं। देखिए मारेंगे दिमाग खुल जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान दे लगेगा। फिर आता है सबसे छोटी, क्या पता मन देवता सही बोले ना, सबसे छोटी मानव कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, कौन होता है रे? वाह, ग्रेन्यूल सेल, एकदम गर्दा उड़े है। कौन रे? कौन इतना पढ़ रही है आगे आगे, बढ़िया का पढ़ देते। नेक्स्ट 8 नंबर, ठीक है ना। एक और दिया है एनसीईआरटी में, साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का आकार ना, आरबीसी किसको बोलते हैं?
वाह, रेड ब्लड सेल अंग्रेजी में आरबीसी, हाँ रेड ब्लड सेल, ओके। आकार कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर। ये सिंपल सा चीज़ है, आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को तो ये याद होगा ऐसे ही। आप लोग तो बायां हाथ के खेल है, हमर दायां हाथ के था। सब एक एक कॉपी पर लिख रहे हैं का? चलिए, इसके आगे जो आपको पढ़ना है वो पहले वो नोट पढ़ना है। क्योंकि अभी हम लोग कोशिका सिद्धांत पढ़े हैं, तो कोशिका सिद्धांत जो है वो किसके ऊपर लागू होगा? जिनका शरीर, जिनमें कोशिका मौजूद होगा, उसी पर लागू होगा जी, हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोशिका नहीं होता है, ठीक है, तो उन पर ये कोशिका सिद्धांत लागू होगा? नहीं लागू होगा, ठीक है। तो नीचे को नोट लिख लीजिएगा, नोट 25 ग्राम के है, छोटा सा। देखिए, वायरस, विषाणु, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, विषाणु पर कोशिका सिद्धांत, वायरस विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि यह कैसा है? अकोशिकीय है। क्योंकि यह अकोशिकीय है। अ का मतलब अनुपस्थित, कोशिकीय का मतलब कोशिका, जिसमें कोशिका क्या होता है जी? अनुपस्थित होता है। वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि यह, अगर आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो विषाणु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विषाणु। क्यों है? क्योंकि इसका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ नहीं होता है। किसका बना हुआ होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, इंतज़ार करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार के जी? 2 प्रकार के ना। एक होता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा तो आप लोग जानबे करते होंगे, कौन होता है दूसरा? हाँ, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं अकेंद्री, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हाँ, अकेंद्री। और इसको यूकैरियोटिक को हिंदी में बोला जाता है सुकेंद्री। क्या बोला जाता है? सुकेंद्री, ठीक है ना। अब ये अकेंद्री और सुकेंद्री इसको क्यों कह रहे हैं उसको समझिए। एक छोटा सा डायग्राम है, देखिए, ये कोशिका है, हाँ, जीव विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट या तो आप 4 को कलम रखिए या पेंसिल से डायग्राम बनाइए। इस चैप्टर में बहुत सारा डायग्राम आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा। क्या है, इसे खटर पटर कर रहा है? आइए आपका रख दो वहाँ, पी लेंगे।
वही पर हमारा ध्यान था, बार बार उधर देख रहे थे। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं है। हम बुजुर्ग क्वालिटी में आते हैं अब। आज के हैं, आज़ादी से थोड़ा दिन बाद के हैं। अरे ऐसे ही चेक कर रहे हैं कि हमको आता है कि नहीं। कौन बना रहे हैं सर? सब तुहनिए के बता देंगे तो हम धरती काहेला हैं। वाह, क्या फ़ोटो है। हाँ, खांसते भी रहिए, खांसने से क्लास का माहौल बना हुआ रहता है। देखिए 2 सेल बनाए हैं हम, ठीक है, और ये 2 सेल जो है ये दोनों में फ़र्क है। हाँ, ये मत कहिए कि फ़र्क एगो चक्रखूट है एगो ऐसे है, ये फ़र्क नहीं है। फ़र्क जो है इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में है। देखिए इसके जो सबसे बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है ये श्लेष्मा का आवरण है। किसका आवरण है? हाँ, श्लेष्मा आवरण जो होता है ये चिपचिपे पदार्थ का बना हुआ होता है। इसके ठीक नीचे जो ब्लैक कलर है ये है कोशिका भित्ति। कौन है जी? कोशिका भित्ति है। और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन का। किसका बना होता है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन का। इसके अंदर चले तो ब्लू वाला जो लाइन है ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, और ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। और अंदर का जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है कोशिका द्रव। कौन है? कोशिका द्रव है। और कोशिका द्रव में यहाँ पर ये क्या है? इसका आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ, जिसको हम लोग डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या इसको हम लोग बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस या गोनोफोर। गोनोफोर या इनसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि ये चारों ओर से किसी प्रकार के आवरण से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए ये केंद्रक नहीं है, अविकसित केंद्रक है। केवल केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल खाली है, ठीक है ना। तो किसी जगह यहाँ पर देखिए अंदर मटेरियल है और बाहर से एक आवरण से भी क्या हुआ है जी? घिरा हुआ है। लेकिन इसके साथ वैसा नहीं है, ये किसी आवरण से घिरा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोशिका झिल्ली अंदर धंसा हुआ है ना। और ये जो रचना बना रहा है इसको बोलते हैं हम लोग मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। तो ये जो फोटो है, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है पहाड़ जैसा, ये है राइबोसोम। राइबोसोम, और यहाँ पर जो राइबोसोम है मजाक कर दे रहा है। यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कौन सा राइबोसोम है? 70S। अब इधर देखिए ये कोशिका है, इसमें ये बाहर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है और ये बना होगा किसका? सेलुलोज का। ये डिपेंड करे कौन से जीव का है, ठीक। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, और ये बना होगा किसका? लिपिड और प्रोटीन का। अंदर ये जो खाली स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, ठीक। ये है झिल्ली युक्त केंद्रक। झिल्ली युक्त केंद्रक, ठीक। और ये है राइबोसोम। कौन सा? ATS। और ये सब के सब है कोशिकांग। क्या है? कोशिकांग है। अब दोनों में अंतर बताइए। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, एक ऐसा कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं है। झिल्ली युक्त केंद्रक है क्या? इसमें नहीं है, जबकि इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक है। तो ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होते हैं, इसमें देखिए कोशिकांग है। ये कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, ये सब है ना, जबकि इसमें वो कोशिकांग बनाए हैं, हम कोशिकांग नहीं। तो ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। और ऐसे कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक भी होगा और दूसरे कोशिकांग भी होंगे, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम जो है ये जीवाणु का है। किसका है जी?
जीवाणु का, और वो यूकैरियोटिक कोशिका का है, किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका का अगर मान लें जिसमें कोशिका भित्ति होता है उसका है। तो प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं है, ये विकसित है कि अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे कोशिका जिसमें अविकसित, ठीक है ना, पुरातन न्यूक्लियस केंद्रक मौजूद होता है, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। और ऐसे कोशिका जिनमें विकसित केंद्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अविकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक होता है और विकसित कोशिका यूकैरियोटिक होता है। इसको अविकसित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तो केंद्रक है और ना ही दूसरे कोशिकांग है। और इसको विकसित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक भी है और कोशिकांग भी है। तो हिंग डाल दीजिए। कोशिका के प्रकार में पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बोले डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए। ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक, ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग, झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है। लिख लिए। जैसे बैक्टीरिया, कॉमा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, लिख लिए, कॉमा BGA, कैपिटल B कैपिटल G कैपिटल A, BGA ब्रैकेट में लिखिएगा, BGA के आगे नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल लिख लिए। एवं माइकोप्लाज्मा, एवं माइकोप्लाज्मा। उसके बाद वो डायग्राम बनाइए वहीं पर, उधर वाला। एग्जाम्पल छूट गया किनका किनका, हम लिख दे रहे हैं। एक आएगा बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, और बाकी पढ़ेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया सब के बारे में। फिर बताए थे BGA इसको बोलते हैं नीलहरित शैवाल ना। और एक और बताए थे माइकोप्लाज्मा। ये जैसे था, इनका छूटा है, लिख लीजिए और इसको वहीं पर बनाइए। ये नाक मुन्ने से पुराना में, अभी तो ये शुरू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी पूरा ढिचिक बचल है। फोटो तो फोटो बनाएंगे, किडनी फेफड़ा सब निकल जाएगा बाहरी। यूकैरियोटिक कोशिका। कल नहीं, हम 5 मिनट लेट से आए थे, तो 5 मिनट ज़्यादा पढ़ाएंगे, अभी बहुत टाइम है घर जाने का। बोले ऐसे कोशिका, उसका ठीक उल्टा चलेगा ये। ऐसे कोशिका जिनमें
झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग। ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग, ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग मौजूद होते हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग मौजूद होते हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग मौजूद होते हैं। जैसे देखिए, प्रोटोजोआ, जैसे प्रोटोजोआ, कॉमा जंतु कोशिका, कॉमा पादप कोशिका, कॉमा शैवाल, कॉमा शैवाल, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, कॉमा शैवाल एवं कवक, एवं कवक। लिख लिए? हाँ, उसको बनाइए और उसके बाद छुट्टी। इसको बना लीजिए और उसके बाद छुट्टी। बस आज के लिए इतना ही।